गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मौरिफ खान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये चैनल 10th बोर्ड एग्जाम नहीं 2022, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के बच्चे हो या अन्य किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और हम लोग आज केमिस्ट्री का पार्ट 4 जिसमें वियोजन अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया के जो उष्मा अपघटन अभिक्रिया उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, निश्चिंत रहिए, आपका होमवर्क भी होगा लेकिन इसके बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जाइए, कॉपी कलम, एक बोतल पानी और मोबाइल को थोड़ी दूरी पर एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन को और ज्यादा मजेदार बनाने वाले हम और आप दोनों मिलकर। तो शुरुआत करते हैं पिछली कक्षा के एक एग्जाम्पल से। हम लोगों ने देखा था कि फेरस सल्फेट को जब हम लोगों ने गर्म किया था तो हमें फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला था। क्लियर? आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, क्या यह समीकरण संतुलित है? जी नहीं। आइए इसे मिलाते हैं। देखिए, यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पे फेरस कितना है, लोहा कितना है, 1, यहां पे कितने इसके परमाणु, 2। तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? इसी तरह से हम लोग शुरुआत किया था। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देख रहे हैं हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप समीकरण संतुलित करना भी सीख रहे हैं और अपने अध्याय में भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो समीकरण का संतुलन एक दिन का चैप्टर नहीं, ये धीरे धीरे सीखना है। ठीक है? ओके, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी टॉपिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम लोगों की शुरुआत हो रही है तो हम लोगों को सबके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, आइए इधर देखिए। अब देखते हैं, यहां 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या यह समीकरण संतुलित होता है? देखिए यहां पे लोहा कितना हो रहा है, Fe 2, तो यहां भी 2, मतलब अभिकारक में 2, प्रतिफल में भी 2। ऑक्सीजन कितना हो रहा है, यहां देखिए 2 × 4 8, यहां देखिए 3 यहां पे, 2 यहां पे, 3 × 2 5 और 3 8, ये भी कंप्लीट। सल्फर, इससे हम लोग सल्फर को सूचित करते हैं। सल्फर यहां कितना है, 1, यहां सल्फर कितना है, 2, यहां सल्फर कितना है, 1 और 1 2, तो ये भी आपको संतुलित है। ऑक्सीजन हम लोगों ने मिला लिया, ऑक्सीजन भी 8 है, वहां भी 8 है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये समीकरण संतुलित हो गया और इस तरह से हमने समीकरण को संतुलित भी कर लिया। ये अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उपयोग होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते थे, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? आइए ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यदि पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह पोटेशियम क्लोराइड में परिणत हो जाता है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। क्लियर? ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए, आप तीनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि जो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स के आसपास से आते हैं। क्लियर बच्चों? आइए देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है। तो इसे पहले हम लोग संतुलित करते हैं। पोटेशियम यहाँ कितना है, के से हम लोग पोटेशियम को सूचित करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो इसका तो ये बैलेंस है। फिर हम लोग देखते हैं क्लोरीन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, इसकी भी समस्या खत्म। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऐसा कि वो दोनों बैलेंस हो जाए। यदि हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे यदि 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 3 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6। परंतु इस 3 के लगाने से और इस 2 के लगाने से हम लोग फिर पुनः पूरे अभिकारक को मिलाएंगे, क्या यह समीकरण संतुलित होता है या नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारा पोटेशियम कितना हो जा रहा है, 2, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी पोटेशियम 2, यहाँ भी पोटेशियम 2। क्लोरीन कितना, 2, क्लोरीन कितना, 2। ऑक्सीजन कितना, 2 3 6 और ऑक्सीजन कितना, 2 3 6। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यह समीकरण संतुलित हो गया और धीरे धीरे हम लोग समीकरण संतुलन करना भी सीख रहे हैं। क्लियर बच्चों? एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहां आप देखिए एक ट्रिक टाइप समझ सकते हैं कि जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादातर ऐसा देखा गया कि प्रतिफल के केस में 3 से मल्टीप्लाई होता है या फिर 2 ही से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके, ये सब बातें आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार के अपघटन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग विद्युत का इस्तेमाल करेंगे और विद्युत की सहायता से बड़े यौगिक को तोड़ेंगे, जैसे जल का अपघटन और भी ढेर सारे अपघटन। देखते हैं, आइए समझते हैं कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। तो अब हम लोग
वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर विद्युत की सहायता से किसी बड़े यौगिक को तोड़ते हैं हम लोग सरल यौगिकों में, तो उस तरह का अपघटन अभिक्रिया क्या बोलेंगे? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों, कोई कंफ्यूजन? बात यहां तक समझ आ रही है? उसके बाद अगर लाइट की सहायता से अपघटन अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोलिसिस कहते हैं। उसकी जानकारी बाद में हासिल करेंगे, अभी इस पे फोकस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? पहले तो आप लोग समझ जाए कि वैसी अपघटन अभिक्रिया जिसमें विद्युत की सहायता से किसी बड़े यौगिक को छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित किया जाता है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। कोई कंफ्यूजन? आइए इसके कुछ कुछ एग्जांपल समझते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा जल है, वाटर है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। हम लोग विद्युत की सहायता से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने एपरेटस को इस तरह से हम लोग सजाते हैं। ठीक है, ये आप लोग भी जिम्मेदारी कि एक बार जरूर एनसीईआरटी या फिर आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हैं उसके एक्सपेरिमेंट को पढ़ें, ताकि आप लोग की समझ और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। क्योंकि हमें 3 स्टेप स्टडी प्लान को कभी नहीं भूलना है, जिसका पहला हिस्सा क्या है? सेल्फ स्टडी, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। क्लियर बच्चों? आइए इस तरह से जब हम लोग अरेंज कर ले, हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन का उत्सर्जन कुछ ज्यादा हो रहा है। उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्लियर बच्चों? इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन कहां बन रहा है? तो कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। इसकी अगर जांच करनी हो तो हम लोग दोनों परखनली को के आगे अगर माचिस की तिली ले जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन के आसपास ले जाएंगे तो वो पॉप साउंड के साथ या पट 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 टाइप के साउंड के साथ जलेगा, जिससे ये पहचान होती है कि इस परखनली में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। और जब हम लोग इसके पास ले जाते हैं तो ये कोई आवाज नहीं करता, बल्कि और ज्यादा चमक के साथ जलने लगता है। इस प्रकार हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एक बड़ा यौगिक जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत? आइए बच्चों, हम लोग वैद्युत अपघटन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण से वैद्युत अपघटन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण है कि जब हम लोग जल से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन? फिर से एक बार, जब जल से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, अभी आप लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा होती है। इसे नहीं भूलना है। ठीक, दूसरा उदाहरण जब हम लोग लेते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा हो जाती है। यह इंपॉर्टेंट बात है। जब द्रवित सोडियम क्लोराइड को हम लोग विद्युत धारा इससे प्रवाहित करवाते हैं तो यह अपघटित होकर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर जमा हो जाती है। क्लियर बच्चों? यहां तक बात समझ में? और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो आप लोग को इसका यूज भी समझ आने लगा हो कि किस तरह से हम लोग विद्युत अपघटन करके किसी खास धातु को भी हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड। इस उदाहरण की बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये उदाहरण क्या है? आप लोगों का होमवर्क ही तो है। याद आ रहा है कुछ? बच्चे पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और पिछले पार्ट्स को भी देखें। चूंकि हम लोगों ने केमिस्ट्री के अच्छे खासे टॉपिक को कवर कर लिया है, बायोलॉजी का भी एक टॉपिक हम लोगों ने अपलोड किया है और मैथ्स के भी। उनको मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पे अभी ये बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा है और फिर सीबीएसई की क्लासेस भी तुरंत ही आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वेरी गुड। आइए अब इसे समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो एल्युमिनियम धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा हो जाती है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वैद्युत अपघटन में कि कौन सी मतलब कि धातु किस पर जमा होता है और गैसें किस पर जमा होती है। तो धातु याद रखिए कैथोड पर जमा होते हैं और गैसेस एनोड पर जमा होती है। वेरी गुड, इसे हमेशा नोटिस करते चलना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या ये बैलेंस है। तो इसे हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। देखिए यहां एल्युमिनियम कितना है? अभिकारक में 2, तो हम लोग प्रतिफल में भी 2 गुना कर देते हैं। कोई कंफ्यूजन? पेंसिल से करना है और जब सही हो जाए तब उसे पेन से फाइनल कर लेना है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जितने भी समीकरण हैं उसे खुद से संतुलित करते रहे, बार बार मिटाकर, बार बार, ताकि आपको उसके ऊपर कमांड हो जाए। ठीक है बच्चों? एग्जाम में आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ना केवल एग्जाम में बल्कि समीकरण संतुलित करने के लिए जिस भी लेवल का है आप लोग उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है कि आप लोग वो कर रहे होंगे।
वेरी गुड। आइए इधर देखते हैं। तो मैंने समीकरण को संतुलित कर दिया, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहां कितना है 3, यहां ऑक्सीजन कितना है 2। मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर 3 और 2 का रिलेशनशिप दिखाई दे तो खट से इसको भी 3 कर दीजिए। बात समझ में आई? यहां हम लोग क्या करेंगे, तो फिर यहां 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 2 3 6, 3 दूना 6, ऑक्सीजन कंप्लीट। लेकिन ऑक्सीजन कंप्लीट तो हो गया, क्या एल्यूमिनियम कंप्लीट है या बैलेंस? नहीं। यह एल्यूमिनियम कितना है 2, यह एल्यूमिनियम कितना है 2 गुने 2 4। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको, इसीलिए मैं बोल रहा था पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए 4, और इस प्रकार से यह समीकरण भी संतुलित और वैद्युत अपघटन भी कंप्लीट। ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद ढूंढ कर बनाते रहे, बाकी मैं तो करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन की सहायता से हम लोग धातुओं का जो द्रवित ऑक्साइड होता है या उनका क्लोराइड होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में हम लोग ने देखा और एल्युमिनियम ऑक्साइड के केस में देखा, उससे बड़ी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित करके हम लोग धातु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने सोडियम प्राप्त कर लिया था, एल्युमिनियम प्राप्त कर लिया था कैथोड के ऊपर। ठीक है बच्चों, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। फिर हम लोग आते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग इन महत्वपूर्ण उदाहरणों की सहायता से समझते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से घटित होती है, आखिर इनका प्रकाश का क्या योगदान है इस अभिक्रियाओं में। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, यह अभिक्रिया कभी भी अंधेरे में नहीं होती, इसके लिए सूर्य प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर हम लोग क्या मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, आइए यहां देखते हैं क्या यह समीकरण संतुलित है। यहां हम लोग ने देखा कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 2, तो प्रतिफल में भी 2 होने चाहिए, तो हम लोग ने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहां हम लोग ने देखा कि अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो क्लोरीन भी 2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। देख रहे हैं कैसे हम लोग चैप्टर के साथ साथ संतुलन भी करना सीख रहे हैं, और इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो धीरे धीरे खुद ब खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने ही लगेगा। ठीक है, और हमारा यही मकसद है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप लोगों ने अगर इसे देखा होगा, कुछ याद आ रहा होगा, तो आप लोगों ने जब इस अभिक्रिया पे गौर किया हो तो आप लोग जान चुके हैं ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। जी हां, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित कर रहा है। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, यहां हम लोगों ने देखा कि कार्बन के कितने परमाणु है 1, और प्रतिफल में कितने हैं 6। तो इसे हम लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहां से हम लोग 6 से इसे गुना कर देते हैं। इस प्रकार ये कार्बन के परमाणु कितने हो गए 6, और कार्बन के परमाणु प्रतिफल में कितने हो गए 6, ये कंप्लीट। ऑक्सीजन के परमाणु यहां कितने 6 दूना 12, यहां कितने हैं 1 13। यहां पे हम लोगों ने जब देखा तो ऑक्सीजन का परमाणु 6 है और यहां 2 है, 6 और 2 8। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये समीकरण अच्छी तरह से संतुलित हो जाए। यदि हम लोग, चलिए ऑक्सीजन को अभी छोड़ देते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है 2, यहां कितने परमाणु है 12। तो यहां पे अभिकारक की तरफ 12 करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां 6 से इसे गुना कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे अब ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए 6 दूना 12 और 6 18। यहां कितने हैं 6 और 2 8। इसे 12 करने के लिए हम लोग 18 करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इसे 6 में से गुना कर देते हैं, इसे 6 से गुना कर देते हैं, तो इस प्रकार ये 6 दूना 12 और 6 18। इस प्रकार ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाता है, हाइड्रोजन भी संतुलित होता है, और ये पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसे अच्छे से याद कर लिया, क्योंकि ये अभिक्रिया कई बार पूछी गई। जब इसी अभिक्रिया को हम लोग पलट देते हैं तो वो श्वसन की अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है बच्चों, आते हैं अब दूसरे। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया कि ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल, क्या ये अपघटन अभिक्रिया? जी नहीं, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे यौगिक आपस में संयोजित होकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन चूंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, इसलिए मैंने यहां लिया, और इस प्रकार से आपके बुद्धि के टेस्ट भी हो गया कि क्या आप लोग सही में कॉन्शियस होकर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में इन सब छोटी छोटी बातों को गौर करते रहो, और जरूर से कमेंट्स किया करें। ठीक है बच्चों, ठीक है, मुझे आप लोग कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है और हमेशा इंतजार रहेगा। ठीक है बच्चों, हम लोग इन दोनों उदाहरणों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि AgCl, जिसे सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस को
को उत्सर्जित करता है। इस प्रकार सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एक बड़ा सा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है। कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग की जिम्मेदारी क्या, हम लोग देखेंगे क्या ये समीकरण संतुलित है। तो जी यहां हम लोगों ने देखा कि Ag कितना है 1, यहां भी Ag 1 है। क्लोरीन कितना है, अभिकारक की तरफ 1 लेकिन प्रतिफल की तरफ क्लोरीन 2 है, तो इसलिए हम लोग यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? यहां अब चांदी कितना हो गया 2, तो फिर यहां हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग सूर्य के प्रकाश को में अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है। इसे संतुलित करना हो तो इसी अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ 2 से सिर्फ गुना करने पे ये समीकरण संतुलित हो जाता है। और इस प्रकार से हम लोगों ने बड़ी आसानी के साथ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिया और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को भी खत्म कर लिया। तब आइए आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग इन उदाहरणों पर गौर करें, अच्छे से समझे, क्योंकि ये जितने भी एग्जांपल्स मैं लेता हूं ये एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर इन्हीं एग्जांपलों की सहायता से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इन उदाहरणों का क्या उपयोग है। अब बात आती है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया स्पेशली इन दोनों का क्या यूज है। तो सबसे बड़ा इस्तेमाल यह है कि जब हम लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तो जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती है वो इसी अभिक्रिया पे कार्य करती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा हो कि बड़े बड़े 2 लाइट्स लगे होते हैं ताकि ये अभिक्रिया संपन्न हो सके। जितना अच्छा लाइट देंगे फोटो उतनी अच्छी आएगी। ठीक है तो बच्चों, हम लोगों ने अभी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। ठीक है, ये आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे सॉल्व करें। मैं भी ये करवाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है बच्चों, आप उसे ट्राई करें ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो पढ़ाई हो रही है किस हद तक अच्छी हो रही है। ठीक है बच्चों, क्या आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो रही है कि आप खुद ब खुद चीजों को समझने लगे हैं और खुद से उसे सॉल्व भी करने लगे हैं। ठीक है, केवल और केवल सिलेबस तक नहीं बनना है, बल्कि सिलेबस से होते हुए हम लोग को उस टॉपिक से संबंधित ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को खुद ब खुद बनाना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को होमवर्क है कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया का क्या उपयोग है, इसे आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है बच्चों, अगले टॉपिक तक पहुंचने से पहले हमें सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी, जिसे एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। ये यहां आप लोग देख रहे हैं कि एक सीरीज बनी हुई है और तीर का निशान नीचे की तरफ जा रहा है। पोटेशियम जिसका सिंबल K होता है, इसके सामने मैंने लिखा है अधिकतम क्रियाशील और यहां क्या लिखा है न्यूनतम क्रियाशील, और बीच में ब्लू पेन से हाइड्रोजन लिखा है। उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसे समझते हैं। और हाँ, इस चार्ट को अच्छी तरह से आपको नोट करना है, याद करना है, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा इसी पे ही बेस्ड है। अगर जिसे इसकी समझ हो गई वो बड़ी आसानी के साथ आने वाले अभिक्रियाओं को भी समझ सकता है। ठीक है बच्चों, और केमिस्ट्री को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी यह प्रदर्शित करती है कि कोई धातु कितना ज्यादा क्रियाशील है, वो कितनी जल्दी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन से तुलना करने पे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी तुलना में ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसकी तुलना में ये, इसकी तुलना में। ऊपर जाने पे हमें अभिक्रियाशीलता बढ़ती हुई नजर आएगी और जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे अभिक्रियाशीलता घटती हुई नजर आएगी। तो यहां हम लोग इस चार्ट से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम धातु सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी पूछता है आपको दे दे निम्नलिखित में से कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इनमें से कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा ये आपको ध्यान पे रखना है कि क्या दिया हुआ है। इसको याद करने के लिए कुछ न्यूमेरिक्स भी होते हैं, कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, उसे मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको अपना ट्रिक खुद से बनाना है। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले कोशिश की इसे याद कर ले, तब आप अपने ट्रिक को अपने हिसाब से बदले, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है बच्चों, यहां हम लोग सक्रियता श्रेणी को अगर परिभाषित करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई धातु कितना ज्यादा क्रियाशील है हाइड्रोजन गैस की तुलना में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में पता चला। सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी हमें यह बताती है कि कोई धातु कितना ज्यादा क्रियाशील और कितना कम क्रियाशील है हाइड्रोजन गैस की तुलना में। जब हम लोग हाइड्रोजन गैस से कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर वाले अभिक्रियाशील ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन गैस के नीचे वाले धातु जिसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर और सोना आता है वो कम क्रियाशील होते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें धातु अधातु चैप्टर में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना रख लीजिए, इतना याद कर लीजिए, क्योंकि इसका आगे हमें इस्तेमाल होगा जिसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और जहां तक क्वेश्चंस की बात है आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करते रहे और मैं पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल
इसी एनर्जी के साथ, इसी ऊर्जा के साथ आपके अपने इसी चैनल एक्टिव लर्नर्स थोड़ा पढ़ो रेगुलर पढ़ो पर। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना है। गुड बाय, लव यू ऑल।